वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग हैं। सो वी आर ऑन डीयू परीक्षा विद आवर सेकेंड यूनिट दैट इज एंजाइम्स काइनेटिक्स एंड इनिबिशन। आई होप सभी लोग पहला पार्ट देखकर ही यहाँ पर आ रहे होंगे और वो अच्छा लगा उस पर जरूर फीडबैक दीजिएगा। इस पर भी आप बिल्कुल फीडबैक दीजिएगा, हर वीडियो पर कुछ ना कुछ फीडबैक दीजिएगा जरूर, साथ के साथ टाइम के साथ इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी, ये पूरी कोशिश रहेगी। बाकी जो पेपर्स वगैरह आपके पास हों और भी कोई प्रीवियस ईयर के, जरूर भेजिए। टेलीग्राम ग्रुप पर एडमिन को जो है वो डीएम कर दीजिएगा। बाकी यस, सब्सक्राइब क्या भी बोलूंगा कि अच्छी लग रही है वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करिए। और अगर ये केमिस्ट्री ऑनर्स वाले बच्चे देख रहे हैं तो भाई बायो केमिस्ट्री वालों को भेजिए ज्यादा से ज्यादा वीडियोस। और अगर आपका कोई दोस्त है लाइफ साइंस या फिजिकल साइंस में तो उन तक भी आप इस चैनल को पहुंचा सकते हैं, वहां पर भी आपको उनके लिए भी केमिस्ट्री की वीडियोस अवेलेबल हैं हमारे चैनल पर। तो इसमें जो है जो भी चीजें होंगी वो आपको पता ही लग जाएगा। जैसा कि पता है आपको आवाज चेंज हो जाएगी तो आपको पता लग जाएगा कि कोई और हमारे बायो केमिस्ट्री एक्सपर्ट हैं जो ये काम को कर रही हैं। आई एम जस्ट हैंडलिंग केमिस्ट्री वाला पार्ट, तो मैं वही करूंगा। तो बस बाकी मैं थोड़ा सा अपना इंट्रो ज्ञान देना आ जाता हूँ, बाकी तो वही आपको इन्हीं मैम से पढ़ना है। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आइए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स विद जस्टिफिकेशन। आपको इसमें बतानी है स्टेटमेंट सही है या गलत, और आपको इसमें जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को कि किस बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ये सही है या नहीं। ये ड्यू के अंदर, मतलब ये जो हमारा क्वेश्चन पेपर है इसके अंदर ये 2 मार्कर्स पर आता है। हमें 2 मार्कर्स। तो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम उसे देखें तो इसमें ये पूछा है कि एंजाइम Vmax of an enzyme catalyzed reaction is proportional to the concentration of the substrate। ये आपको बताना है कि ये गलत है या सही। तो इसमें ये स्टेटमेंट गलत है। इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। बाय, क्योंकि जो हमारा Vmax एंजाइम था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन से। जैसे ही हमारा, बल्कि जो हमारी, अगर हम ग्राफ देखें, ये हमारा रिएक्शन वेलोसिटी versus substrate concentration का ग्राफ है, and it comes as an hyperbolic graph। इसके अंदर जब इनिशियली जो हमारा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रिएक्शन वेलोसिटी इंक्रीज होती है, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट। देन जब हमारा एंजाइम सैचुरेट हो जाता है, जब उसकी एक्टिव साइट फुली सैचुरेटेड हो जाती है सबस्ट्रेट से, तो जब हम और सबस्ट्रेट ऐड करते हैं तो उसका ना फर्दर इंक्रीज नहीं होता वेलोसिटी के अंदर। तो यहाँ जो है ये Vmax होता है, जहाँ हमारा एंजाइम फुली सैचुरेटेड हो जाता है। इसके अंदर हम कितना भी सबस्ट्रेट ऐड कर दें, रिएक्शन वेलोसिटी ना Vmax इंक्रीज होती। तो अगर हम देखें कि हमारा Vmax किस पे डिपेंड करता है, Vmax डिपेंड करता है हमारा टर्नओवर नंबर पे, टर्नओवर नंबर पे, एंड एंजाइम टोटल एंजाइम कंसंट्रेशन पे। इट डज नॉट डिपेंड ऑन सबस्ट्रेट पे, ये डिपेंड नहीं करता। ये एक तरीके का कांस्टेंट होता है। तो एक गिवन एंजाइम कंसंट्रेशन के लिए ये इंक्रीज नहीं करता विद इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। हमारा रिएक्शन रेट, यानी जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो इंक्रीज करेगी सबस्ट्रेट के साथ। कब? जब लो कंसंट्रेशन होगी। जैसे ही एक सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा वहां पे वो इंडिपेंडेंट हो जाती है सबसे। अगर अब हम देखते हैं इसका बी पार्ट, जिसमें पूछा गया है आपको बताना है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड एज ड्रग्स। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? पहले हम इसमें समझेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते क्या हैं। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स एक टाइप के इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम, किसी एंजाइम के सबस्ट्रेट को रिसेंबल करते हैं और वो उस सबस्ट्रेट के साथ compete करते हैं और खुद बाइंड कर जाते हैं। सबस्ट्रेट तो बाइंड नहीं करता, इंस्टेड ऑफ दैट इनहिबिटर बाइंड कर जाते हैं और प्रिवेंट कर देते हैं कि सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देते, एंड दे आर ऑफन दे आर यूज्ड एज ड्रग्स। फर्स्ट हम देखते हैं एलोप्यूरिनॉल। एलोप्यूरिनॉल एक तरीके की ड्रग है, ड्रग कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, and it is used to inhibit xanthine oxidase that inhibits the production of uric acid। और ये यूज करा जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के अंदर, उसके अंदर ट्रीटमेंट ऑफ गाउट के अंदर। ग्वानिन और एडेनिन का जब कैटाबॉलिज्म होता है तो उसके अंदर हाइपोजैंथीन प्रोड्यूस होता है, जिसके ऊपर xanthine ऑक्सीडेज एक्ट करता है एंड इट प्रोड्यूसेस यूरिक एसिड।
Here, allopurinol comes and inhibits xanthine oxidase from binding hypoxanthine and stop the production of uric acid. And it reduces the level of uric acid and helps in the treatment of gout. Now let's look at another. Now, they are सल्फाएनामाइड, ये एक तरीके की एंटीबैक्टीरियल ड्रग है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये ड्रग जो है मिमिक करती है, ये ड्रग जैसे ये मिमिक करती है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड को। ये सबस्ट्रेट है फॉर द एंजाइम, इट इज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम जो फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करता है, फॉलिक एसिड को सिंथेसाइज करता है बैक्टीरिया में। ये बैक्टीरिया के फॉलिक एसिड सिंथेसिस को स्टॉप कर देती है ड्रग और हेल्प्स करती है, सेलेक्टिवली अफेक्ट करती है बैक्टीरियल सेल्स को, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर ह्यूमंस होते हैं वो हम ह्यूमंस फॉलिक एसिड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम डाइट, तो ये सिर्फ बैक्टीरिया को अफेक्ट करती है। दैट्स व्हाई इट्स एक्सेस एंटी बैक्टीरियल सेल, इसके अंदर ह्यूमन को अफेक्ट नहीं करती। देन कम्स ट्रीटमेंट ऑफ मेथनॉल पॉइजनिंग। इसके अंदर क्या होता है, एथेनॉल compete करता है किसके साथ, मेथनॉल के साथ। it competes with ये compete करता है किसके साथ, मेथनॉल के साथ, to bind to alcohol dehydrogenase। ये जो अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज होता है, जब ये मेथनॉल के साथ रिएक्ट करता है तो एक तरीके से ये टॉक्सिक फॉर्मल बनाता है, फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। अगर हम इस कन्वर्जन को स्टॉप कर दें यूजिंग इथेनॉल दैट एक्ट्स एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो वो फॉर्मेशन को स्टॉप कर देता है इसकी टॉक्सिक फॉर्मल्डिहाइड। सॉरी, इथेनॉल रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के साथ टू फॉर्म एसिटिक डिहाइड rather than forming formaldehyde it forms acid। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट, जिसमें the statement is phosphotransperases catalyzed by substrate reactions। So this statement is true। ये statement true है क्योंकि it catalyzes by substrate reaction। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन से पहले हमें ये समझना होगा कि बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन क्या होता है, जिसके अंदर टू एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं एंड टू प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। एंड फॉस्फोट्रांसफरेसेस कैटेलाइज करता है ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल इफ वी लुक एट एग्जांपल ऑफ फॉस्फोट्रांसफरेसेस, तो इसका एक एग्जांपल है क्रेटिन काइनेज। क्रेटिन काइनेज क्या करता है, it transfers phosphate group from ATP to creatine to form phosphocreatine, or it transfers phospho group from phosphocreatine to ATP to form ATP or creatine। It is a reversible reaction। Creatine kinase catalyzes ऑपरेट करता है ये थ्रू बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन को, मतलब कैटलाइज करता है बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन को थ्रू रैंडम सीक्वेंशियल मैकेनिज्म, जिसके अंदर हमारा टर्शियरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जो अभी हम देखते हैं। इसके अंदर हमारा क्रेटिन काइनेज एंजाइम है, इसके अंदर या तो पहले एटीपी बाइंड कर सकता है या क्रेटिन बाइंड कर सकता है। तो जो भी बाइंड करेगा दोनों सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे और इसका एक टर्शियरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। इसके अंदर ऑर्डर फिक्स नहीं होता, मतलब ऑर्डर फिक्स नहीं है कि एटीपी और क्रेटिन, either ATP or creatine may bind first and a tertiary complex is formed between enzyme and both substrate before reaction proceeds। After this tertiary reaction, after tertiary complex
two products are released, phosphocreatine and ATP molecule. They are released in random order, either phosphocreatine is released or ATP. So अगर आपको ये क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन यूजुअली 2 मार्कर में पूछा जाता है, तो आप इसके अंदर ये बताएंगे कि बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन क्या होता है, फॉस्फोट्रांसफरेज क्या करता है, एक लाइन में दोनों। फिर आप ये एक्सप्लेन करेंगे कि क्रिएटिन काइनेज कैसे बाई सबस्ट्रेट रिएक्शन को कैटेलाइज करता है रैंडम सीक्वेंशियल मैकेनिज्म के। अब हम देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका फोर्थ पार्ट में आपके स्टेटमेंट है V max is V naught under saturation concentration of substrate. ये स्टेटमेंट, this statement is true. It is a true statement. Why? As we have seen in question number, as we have seen A part, कि जब हमारा सबस्ट्रेट की लो कंसंट्रेशन होती है तो इसकी, जैसे हम इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं, हमारा रिएक्शन रेट इंक्रीज होता है एंड ये एक तरीके से एक हाफ वी मैक्स पॉइंट रीच होता है जहां हमारा Km सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इक्वल्स टू Km होती है। Km मतलब वो सॉरी ये सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन होती है जब हमारी वेलोसिटी हाफ ऑफ वी मैक्स होती है। जैसे ही हम जब सबस्ट्रेट ज्यादा हो जाता है, हाई कंसंट्रेशन होने लगती है, तो एक सैचुरेशन होने लगता है एंजाइम के अंदर कि एंजाइम की एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो जाती है सारी, वो हमारी वी मैक्स, वो जो हमारी वी नॉट होती है, जो हमारी वेलोसिटी होती है, वो हमारी वी मैक्स हो जाती है। वी मैक्स मैक्सिमम रेट होता है, यानी वो वेलोसिटी जब हमारा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इतनी हाई हो जाती है कि एक्टिव साइट फुली ऑक्यूपाइड हो जाती है एंजाइम की। इसका E part which says that Kcat by Km is a measure of catalytic efficiency and this statement is true. अब हम इसके explanation देखते हैं। Before starting the explanation, why, before giving justification, now let's look at what these terms mean. Kcat होता क्या है? Kcat means turnover number. It means number of substrate molecules that are converted to the products per enzyme molecule per unit time when enzyme हमारा जब saturated होता है with substrate. And what is Km? Km होता है हमारा, as we know, it is a substrate concentration at which हमारा V naught reaction velocity is half of Vmax. जितना ज्यादा हमारा Km होता है उतनी कम हमारी एफिनिटी होती है, एफिनिटी फॉर सबस्ट्रेट। ठीक है, Kcat by Km takes into account, takes मतलब ये कंबाइन करता है दोनों चीजों को, दैट इज रेट ऑफ कैटालिसिस and substrate binding. It means how well your enzyme is converted to the substrate is given by Km, and how fast it turns it into the product is given by turnover number. If Kcat by Km is very high, it means your enzyme is catalytically perfect. Low Km means high substrate affinity, and high Kcat means, if Kcat is high, it means enzyme is fast. So we can say that it is a measure of catalytic efficiency as it combines both how well your enzyme is binding to substrate and how fast it is turning it into the product, यानी rate of catalytic। हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन जिसमें हमें डेरिवेशन करनी है मैट्रिक्स मेंटल इक्वेशन की, और हमें केवल Dmax के बारे में बताना है, what do we understand by that, or we have another part of this question that is a small numerical. You have to tell about the substrate concentration. You have to find out the ratio of substrate concentration to Km जब हमारी initial velocity half of Vmax होगी, और जब हमारी initial velocity 80% होगी Vmax के साथ।
अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन से। इसके लिए हम अज्यूम करते हैं मोनो सबस्ट्रेट रिएक्शन इन विच फर्स्ट only one substrate reacts, sorry, in which one substrate reacts with enzyme to form enzyme substrate complex and this enzyme substrate complex dissociate to form enzyme dissociate to recover enzyme back and to form a product. ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट है इसके पास अब दो रास्ते होते हैं, ये या तो इट कैन गो बैक टू फॉर्म enzyme and substrate or either form enzyme and product. They are, when enzyme substrate complex is formed, it is represented by K1 and when it again form enzyme and substrate from enzyme substrate complex, it is represented by K minus 1. We are assuming a steady state, which means rate of formation of enzyme substrate complex is equal to rate of reaction of enzyme substrate complex. So enzyme substrate हमारा किससे बन रहा है? K1 इसका रिएक्शन से बन रहा है एंजाइम इनटू सबस्ट्रेट और इधर किससे बन रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट के पास दो रास्ते हैं जिसके अंदर डिसोसिएट होने के, या तो ये एंजाइम और सबस्ट्रेट वापस दे दे तो ये आ गया, या ये एंजाइम एंड प्रोडक्ट दे दे तो इधर से हमारा ये आ गया। अब हम ये जो हमारा K1 इधर, ये जो हमारा K माइनस 1 और ये जो K2 इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स आया है, इसमें से हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को कॉमन ले लेंगे। कैसे? इसको हम कॉमन ले लेंगे K1 K माइनस 1 प्लस K2 या अलग ब्रैकेट में, फिर इधर आ जाएगा हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट इक्वल्स टू K1 and substrate into enzyme into substrate। इसमें से ये जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट है जिसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में ले आएंगे। जब हम इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये हमारा K1 हो गया और ये जो हमारा K1 आया है इसे हम इधर राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में लाएंगे। ये जो हमारी वैल्यू आई है ये इक्वल्स टू होती है हमारे Kn के। इक्की से एंजाइम है, एंजाइम टोटल इज इक्वल्स टू एंजाइम टोटल इज इक्वल्स टू फ्री एंजाइम प्लस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारा फ्री एंजाइम होगा वो जाएगा एंजाइम टोटल माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट। ये जो हमारा ये जो इक्वेशन आई है इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, इसके अंदर पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन वी विल राइट ई टोटल एंजाइम माइनस एंजाइम सबस्ट्रेट इनटू सबस्ट्रेट अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इक्वल्स टू Kn। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सबस्ट्रेट है इसे हम राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में ले आएंगे और ये जो हमारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है इसे Kn के मतलब सॉरी दिस इज नॉट K2 दिस इज Kn, ठीक है। इसको हम इसके मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे। इस पूरा जो हमारा ये जो इक्वेशन आई है देन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे K2 से। K2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे K2 से तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन आएगी दैट इज K2 जाएगा हमारे पास K2 इंटू टोटल एंजाइम माइनस K2 इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट इक्वल्स टू Km इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट इंटू K2 अपॉन में सबस्ट्रेट। K2 इंटू मतलब जो हमारा ये जो इधर वाली टर्म ये हमारी हो जाएगी Vmax, K2 इंटू एंजाइम सबस्ट्रेट ये हो जाएगा हमारा V0 एंड हियर the term that is in multiplication with Km enzyme substrate complex into K2 ये हमारा V0 हो जाए, मतलब जो V0 इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। This term here as Vmax minus V0 equals to Km into V0 अपॉन में सबस्ट्रेट। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में V0 है इसे हम इधर ले आएंगे एडिशन में। जब ये एडिशन में आ जाएगा तो इसमें हम एलसीएम लेके सबस्ट्रेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे ताकि हमारे डिनोमिनेटर सेम हो जाए। अब यहाँ हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया इधर राइट हैंड साइड पे,
इसमें से हम वी नॉट को कॉमन ले लेंगे तो हमारे इसमें आ जाएगा, और सबस्ट्रेट को इधर मल्टीप्लीकेशन में भेजेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारा ये आ जाएगा वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट इंटू के एम प्लस सबस्ट्रेट इंटू वी नॉट। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे सच अ वे, ये जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ जाए। आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके पास ये इक्वेशन आनी चाहिए, वी नॉट इक्वल्स टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन में के एम प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब हमें पता है वी मैक्स इधर क्या है, अब आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ वी मैक्स। Vmax is achieved when enzyme is fully saturated with substrate। ये एक तरीके का मैक्सिमल रेट होता है जब हमारा एंजाइम फुली सैचुरेट हो जाता है उसके एक्टिव साइड विद सबस्ट्रेट। देन Km वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन होती है जहां हमारा V नॉट इक्वल्स टू वी नॉट हमारा हाफ ऑफ वी मैक्स हो जाता है। ये वो सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन हो गई। फिर हमारा वी नॉट यानी इनिशियल वेलोसिटी, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल जो इसमें पूछा गया है, न्यूमेरिकल जो इसमें पूछा गया है इसमें हमें बताना है, रेशियो बताना है किस चीज का, हमें इसमें रेशियो बताना है सबस्ट्रेट इनटू क्यूएम का। पहला है हमारा, पहली कंडीशन क्या गिवन है, जब हमारा वी नॉट इज इक्वल टू 50% ऑफ वी मैक्स, यानी वी नॉट हमारा 50% है वी मैक्स का, इसका मतलब हाफ ऑफ वी मैक्स। नाउ यूटिलाइजिंग एमएम इक्वेशन, हम इसके अंदर वी नॉट की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे इन एमएम इक्वेशन। इट विल बी लाइक दिस, Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, वी मैक्स से वी मैक्स कट हो गया, जब इसका ये हमारा चला गया मल्टीप्लीकेशन में सबस्ट्रेट के लैंग्वेज एंड वी गेट दिस। यहाँ ये जो सबस्ट्रेट है ये इधर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, इधर जो हमारा सबस्ट्रेट इंटू Km की रेशियो आएगा वो आएगा हमारा 1:1 का। अब दूसरी कंडीशन क्या गिवन है हमें बताना है, दूसरी कंडीशन गिवन है जब हमारा वी नॉट इक्वल्स टू 80% हो वी मैक्स के, इट मीन्स 4/5 ऑफ वी मैक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट। अगेन हम इसे मैम इक्वेशन में पुट करेंगे, दैट इज मैम इक्वेशन, तो ये आ जाएगा हमारा वी मैक्स 4/max इक्वल्स टू वी मैक्स into substrate upon में Km plus substrate. It is a simple numerical. Vmax then Vmax को कट कर देगा, इसके अंदर दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर हमारा आंसर आएगा 4/Km plus 4Km plus 4 substrate plus 2 5 substrate। ये इधर माइनस में चला जाएगा, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा इससे, या 4Km, या गया हमारा सबस्ट्रेट 1 प्लस टू 4Km, सबस्ट्रेट बाय Km का जो हमारा रेशियो आएगा 1:4। नाउ हाउ सिंपल, आपको इसको ऐसे ही सिस्टमेटिक वे में करना। नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन वी हैव हियर, how can Km and Vmax of an enzyme catalyze the reaction can be determined accurately? It can be done through Albi equation and Eddy-Hofstee plot and Hayes plot. But यहाँ आपको ये मार्क्स के अकॉर्डिंग आंसर करना पड़ेगा। अगर ये 3 मार्कर आपको दिया गया है ऐसे 3 मार्कर, तो आप सिर्फ एक प्लॉट समझाओगे, और अगर यही आपको 6 मार्कर में क्वेश्चन आता है तो you will explain 2 plots, that how using these plot can determine these terms Km and Vmax. So हम यहाँ लाइन लीवर बर्थ इक्वेशन को देखते हैं कि वो कैसे ड्राइव होती है। हमारी जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन होती है वो होती है V नॉट इक्वल्स टू Vmax into substrate
अपॉन में Kn प्लस सबस्ट्रेट। लाइन वीवर पर इक्वेशन को हम डबल रेसिप्रोकल प्लॉट भी बोलते हैं। क्यों? हम इसको, ये जो हमारी माइकलिस-मेंटन इक्वेशन आती है here, इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो we get 1 by V naught equals to Kn plus substrate concentration upon में Vmax into substrate concentration। देन ये जो हमारी टर्म है ये प्लस में, तो हम क्या करेंगे, इसको अलग कर लेंगे इतना और इसको अलग कर लेंगे। सो जो हमें टर्म मिलेगी, नीचे जो इक्वेशन आएगी हमारी, आएगी Kn अपॉन में Vmax into substrate प्लस सबस्ट्रेट अपॉन में Vmax into substrate। इसके अंदर सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट कैंसिल हो जाएगा, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी जो हमारी एलबी इक्वेशन आती है, दैट इज 1 by V naught equals to Kn plus Vmax into substrate concentration plus 1 by Vmax। इसके अंदर हमारा y equals to mx plus c। अगर हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना है तो हम ये लेते हैं y equals to mx plus c, जिसमें y एक्सिस पे हमारा ये प्लॉट होगा, x एक्सिस पे हमारा होगा 1 by सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हमें x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, x इंटरसेप्ट के लिए हम y equals to 0 ले लेंगे, जिसके अंदर 1 by p नॉट हमारा 0 हो जाएगा, तो ये जो इधर हमारा 1 अपॉन में p मैक्स होगा वो इधर आके माइनस में जाएगा। माइनस में आने के बाद p मैक्स से p मैक्स कैंसिल, then we will get 1 by k minus 1 by kn equals to 1 by substrate concentration। ये आ जाएगा हमारा x इंटरसेप्ट। इफ हमें पता लगाना है y इंटरसेप्ट, उसके लिए हम क्या ले लेंगे, हम इसके अंदर x की वैल्यू 0 ले लेंगे। अगर हम x की वैल्यू 0 ले लेंगे तो हमारा जो 1 बाय सबस्ट्रेट था ये पूरा 0 जाएगा, तो ये टर्म 0 हो जाएंगे, और जो हमारा 1 बाय v नॉट होता है वो इक्वल्स टू 1 बाय v मैक्स क्या आ जाएगा। और जैसे हमें पता है y इक्वल्स टू mx प्लस सी होता है, तो एन हमारा स्लोप आता है, तो स्लोप हमारा क्या आएगा, Kn प्लस Vmax। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, एलबी प्लॉट को प्लॉट करेंगे, मतलब एलबी इक्वेशन को प्लॉट करेंगे, तो इसका जो प्लॉट आता है वो एक आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है विद अ y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1 by Vmax एंड x इंटरसेप्ट 1 minus 1 by Kn। The line not passes through origin। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, what are bisubstrate reactions, explain single and double displacement reaction with suitable examples। और ये आपको पूछा गया है एज अ 7 मार्कर, तो इसमें आप सबसे पहले बाइसब्स्ट्रेट रिएक्शंस के बारे में बताएंगे कि बाइसब्स्ट्रेट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें 2 सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होते हैं एंड 2 प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं। ये 2 टाइप्स के होते हैं, इनकी फिर क्लासिफिकेशन आप लिखोगे कि ये होते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर also of 2 types। एक होता है ordered sequential reaction bisubstrate reaction and there is random sequential reaction। सबसे पहले हम समझेंगे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसका ना हमारे दोनों एंजाइम बाइंड करते हैं, दोनों सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करते हैं, फिर प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं एज P एंड Q। पहले जैसे ये हमारा आप समझो ये है जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ये एंजाइम है, इसका ना पहले एक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, जैसे सबस्ट्रेट ए, फिर ये बनेगा इसके साथ इसका कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट ए के साथ एंजाइम का, देन another substrate binds to enzyme and a ternary complex of 2 substrate and enzyme is formed and it catalyzes to form
टू प्रोडक्ट्स जिसमें पहले फर्स्ट प्रोडक्ट रिलीज होगा देन सेकंड प्रोडक्ट। बाइंडिंग साइट जो होती है दोनों सबस्ट्रेट की वो एंजाइम पे ही प्रेजेंट होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा एंजाइम है, पहले सबस्ट्रेट की भी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है और दूसरे सबस्ट्रेट की भी। अब हम देखते हैं ऑर्डर्ड रिएक्शन, ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल, ऑर्डर्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है, हमारे जो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट्स होते हैं ना, सबस्ट्रेट हमारा बाइंड करता है ऑर्डर के अंदर और प्रोडक्ट भी ऑर्डर के अंदर रिलीज होता है। लाइक जैसे ए ने बाइंड करा है सबसे पहले एंजाइम से, तो फिर बी बाइंड कर रहा है दूसरा, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि पहले क्यू निकल जाए पहले पी, नहीं, उसमें सबसे पहले ऑर्डर में निकलेगा। पहले ए का जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिलीज होगा, फिर जो हमारा बी का प्रोडक्ट बनेगा वो रिलीज होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम सॉरी ऑर्डर्ड रिएक्शन का, जिसमें हमारा एक लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, इधर आ जाता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, ये आ जाता है हमारा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, जो कैटेलाइज करता है बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन को थ्रू ऑर्डर्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म। ऑर्डर्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट मैकेनिज्म जिसके अंदर लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज करता क्या है, it converts pyruvate into lactate in which it utilizes a NADH. NADH gets oxidized to NAD plus and pyruvate reduce हो जाता है हमारा lactate में। अब ये ऑर्डर्ड कैसे, देखो इसके अंदर क्या होता है, वो एंजाइम्स, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो NAD प्लस और NADH को एज अ सबस्ट्रेट यूज करते हैं, वो इस ऑर्डर्ड सीक्वेंशियल मैकेनिज्म के थ्रू कैटेलाइज करते हैं बाय सबस्ट्रेट रिएक्शन को। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हमारा एंजाइम मेरा, इसके अंदर सबसे पहले कोएंजाइम बाइंड करेगा NAD प्लस और फिर बाइंड करेगा पायरुवेट, एंड अ टर्नरी कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम and two substrates is formed which catalyzes the reaction, and after catalysis एंजाइम एंड टू प्रोडक्ट्स का फिर टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। लेकिन ऑर्डर रिएक्शन में सबसे पहले हमारा कोएंजाइम तो बाइंड करेगा, लेकिन व्हेन प्रोडक्ट्स आर फॉर्म फर्स्ट लैक्टेट विल बी रिलीज एंड आफ्टर दैट NAD प्लस विल बी रिलीज एंड एंजाइम इज रिकवर्ड बैक। इसमें ऑर्डर में आप सिंपल से समझो, ऑर्डर का मतलब ही क्या है, ऑर्डर, एक ऑर्डर में सबस्ट्रेट बाइंड करेंगे और एक ऑर्डर में प्रोडक्ट रिलीज होगा। अब हम देखते हैं सेकंड दैट इज रैंडम सीक्वेंशियल मैकेनिज्म। रैंडम सीक्वेंशियल मैकेनिज्म में क्या होता है, इसके अंदर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट रैंडमली रिलीज होते हैं, या तो इसके अंदर कोई भी फर्स्ट प्रोडक्ट कोई भी बाइंड कर जाएगा, वेदर इट विल बी, या तो पहले ए सबस्ट्रेट बाइंड करे या बी सबस्ट्रेट बाइंड करे इसके अंदर, या इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल क्रेटिन काइनेज एक तरीके का फॉस्फोट्रांसफरेज होता है जो कैटेलाइज करता है रिएक्शन इन विच ATP molecule transfer phosphate group to creatinine to form phosphocreatinine. So how it takes place? It takes place through random sequential mechanism, जिसके अंदर या तो इसके अंदर either ATP binds first और क्रेटिन बाइंड फर्स्ट, और इसके अंदर या तो पहले ADP रिलीज होगा या फॉस्फोक्रेटिन, मतलब इसका रैंडम ऑर्डर, रैंडमली प्रोडक्ट बाइंड करेगा और रिलीज करेगा, आप बस इतना समझो। और जैसे हमारा इट इज द टाइप ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके अंदर भी टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। लाइक फर्स्ट ATP बाइंड कर रहा है इसके अंदर, फिर क्रेटिनिन, देन एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है इसके अंदर क्रेटिनिन ATP का, जो आफ्टर कैटालिसिस फॉस्फोक्रेटिन और ATP का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जिसके अंदर या तो पहले ATP निकलेगा रिलीज होगा, ये फॉस्फोक्रेटिन, ये पहले फॉस्फोक्रेटिन रिलीज हो जाए आफ्टर ATP। इट्स रैंडम, मतलब रैंडमली
कोई सा भी प्रोडक्ट रिलीज हो सकता है पहले। अब हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को double displacement reaction is also known as ping pong reaction, क्योंकि इसके अंदर हमारे जो दोनों सबसेट हैं A and B do not meet each other, rather than instead of that इसके अंदर क्या होता है, A ग्रुप ट्रांसफर करता है A सबस्ट्रेट ट्रांसफर करता है X ग्रुप टू एंजाइम, ये एंजाइम देन ट्रांसफर दिस ग्रुप टू B to form a product Q. Okay. इसके अंदर क्या होता है, वन और मोर प्रोडक्ट इज रिलीज बिफोर ऑल सबस्ट्रेट बाइंड। इसके अंदर ऐसा होता है कि पहले एक सबस्ट्रेट में बाइंड करा ये एंजाइम है, इसके अंदर इसमें बाइंड करा, ये अपना एक्स ग्रुप छोड़ गया एंजाइम के पास और रिलीज हो गया सब प्रोडक्ट। फिर हमारा जो एंजाइम होता है एक तरीके से मॉडिफाइड हो जाता है एफ में, मतलब जिसके पास एंजाइम प्लस एफ में मतलब एक मॉडिफाइड फॉर्म बन जाती है, उसे हम बोलते हैं एफ, जिसके अंदर आप इधर देखो, जिसके अंदर एक्स ग्रुप भी होता है, एक्स मॉइटी होती है, यानी एक्स ग्रुप जो ए ने एंजाइम के पास लीक करा होता है वो, फिर इसके ऊपर दूसरा सबस्ट्रेट बाइंड करता है हमारा बी, एफ बी, फिर वो ऐसा प्रोडक्ट रिलीज होता है एफ ऐसा क्यू। ओके, बी, ये देखो इसमें यही बात है कि बाइंड्स बी जो होता है हमारा जो सेकंड सबस्ट्रेट होता है ना, वो बाइंड करता है मॉडिफाइड फॉर्म यानी एफ फॉर्म। पहले सबस्ट्रेट ए बाइंड करता है एंजाइम से, वो अपना एक्स ग्रुप छोड़ देता है और रिलीज हो जाता है पी। फिर हमारा सेकंड सबस्ट्रेट बाइंड करता है जो मॉडिफाइड एंजाइम होता है, यानी वो एंजाइम जिसके पास एक्स मॉइटी होती है, वो उस ग्रुप को रिसीव करता है और रिलीज हो जाता है एज अ प्रोडक्ट क्यू। इसके अंदर टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होता, और इसके अंदर जैसे बताया पिंग पोंग रिएक्शन, इसके अंदर एंजाइम इन्वॉल्व होता है, एंजाइम ट्रांसफर करता है एक्स मॉइटी फ्रॉम ए ग्रुप टू बी, सॉरी एक्स ग्रुप को ट्रांसफर होता है फ्रॉम सबस्ट्रेट ए टू सबस्ट्रेट बी। तो इसके अंदर कोई मतलब दोनों सबस्ट्रेट डू नॉट मीट ईच अदर। फॉर एग्जांपल आप एक तरीके का, अब आप एक एग्जांपल से समझिए। फॉर एग्जांपल एस्पार्टेट ट्रांसफरेज, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज, जिसके अंदर हमारा अमीनो ग्रुप ट्रांसफर होता है, अमीनो ग्रुप इज ट्रांसफर फॉर एग्जांपल ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, इसके अंदर एस्पार्टेट ने बाइंड करा, यहाँ एस्पार्टेट ने बाइंड करा, सॉरी एस्पार्टेट ने बाइंड करा, ये एंजाइम एस्पार्टेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ। अब ये जो एस्पार्टेट है इसने अपना अमीनो ग्रुप एंजाइम के साथ छोड़ दिया, लीव कर दिया, और वो एज अ प्रोडक्ट भी रिलीज हो गया एज ऑक्सैलो एसिटेट। फिर ये जो एंजाइम है ये हमारा देखो मॉडिफाइड हो जाता है एफ के अंदर, ये एफ में मॉडिफाइड हो जाता है, यानी जिसके पास एक एक्स ग्रुप भी होता है, और इसके अंदर फिर सेकंड सबस्ट्रेट बी बाइंड करता है, यहाँ सेकंड सबस्ट्रेट बी अल्फा कीटो ग्लूटरेट बाइंड करेगा, जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट ट्रांसफर रिसीव करेगा अमीनो ग्रुप फ्रॉम एंजाइम एफ बी। ये हमारा क्या करेगा, ये जो अल्फा कीटो ग्लूटरेट जब रिसीव करेगा अमीनो ग्रुप को, ऐसा प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा क्यू, दैट इज ग्लूटामेट, और एंजाइम इज रिकवर्ड बैक। इसके अंदर क्या होता है, एंजाइम के अंदर दोनों सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइड नहीं होती, जब वो मॉडिफाइड होता है, फॉर एग्जांपल ए की बाइंडिंग साइड ई पर होती है, और जो बी सबस्ट्रेट होता है उसकी बाइंडिंग साइड एफ पर होती है, दैट इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एंजाइम। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर वो क्वेश्चन है, यूजिंग द लाइन-वीवर बर्क प्लॉट ड्रॉ कर्व्स दैट वुड बी ऑब्टेन्ड व्हेन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर is added to an enzyme, a non-competitive inhibitor is added to an enzyme, and an uncompetitive inhibitor is added to an enzyme. ये जब तीनों इनहिबिटर ऐड करेंगे हम एंजाइम, मतलब जब ऐड होंगे एंजाइम पे, तो हाउ योर वी मैक्स और के एम कैसे चेंज होगा ईच केस में, ये हमें बताना। इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जब हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड होता है, जो हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होता है वो कम्पीट करता है सबस्ट्रेट के साथ,
और रिजेंबल करता है सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर को। तो इसमें क्या होता है, खुद बाइंड कर जाता है इंस्टेड ऑफ सबस्ट्रेट, खुद बाइंड कर जाता है और फॉर्म कर देता है एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। एंड Ki is the binding constant of enzyme and inhibitor, रिवर्सिबली बाइंड करता है फ्री एंजाइम को। ये हमारी एलजी इक्वेशन है। इधर without inhibitor, that is equals to 1 by V naught equals to Km by Vmax into substrate upon में 1 by Vmax plus 1 by Vmax। जब हमारा इनहिबिटर ऐड होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड होता है, तो इसके अंदर हमारा Km होता है अल्फा Km, it becomes alpha Km। तो इट इज, अगर हमें ग्राफ प्लॉट करना है तो हम इक्वेशन लिखेंगे y equals to mx plus c। तो ये इतना पोर्शन तो हमारा स्लोप होता है और 1 बाय सबस्ट्रेट हमारा x हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा। 1 बाय p नॉट वैसे 1 बाय सबस्ट्रेट का ग्राफ बनता है हमारा विदाउट इनहिबिटर, तो हमारा स्लोप Km by Vmax रहेगा। लेकिन जैसे हम इनहिबिटर ऐड होता है तो जब हम एक्स इंटरसेप्ट निकालते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हमारे जो एक्स इंटरसेप्ट से मतलब जो इनहिबिटर भी ऐड होता है तो स्ट्रेट लाइन पास होती है विद एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। जिसके अंदर हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट होता है वो शिफ्ट हो जाता है। जब आप शिफ्ट हो गया राइट हैंड साइड पे है ना, लेस नेगेटिव हो गया, तो इसके अंदर जो Km है ना वो हमारा इंक्रीज हो जाता है बाय अल्फा टाइम, इट बिकम अल्फा Km। लेकिन इसके अंदर बाय इंटरसेप्ट सेम मेथड है, इट मींस सेम एज हम यहाँ देख सकते हैं कि इट बिकम्स अल्फा Km बाय Vmax, मतलब जो हमारा होता है वो अल्फा टाइम इंक्रीज होता है। ठीक है, तो हमारा अल्फा टाइम इंक्रीज होता है। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या करता है, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड करता है टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये कोई एंजाइम से बाइंड नहीं करता और एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाता है। एंड Ki प्राइम इज द बाइंडिंग कांस्टेंट फॉर दिस। इसके अंदर क्या होता है, एलजी इक्वेशन हमारी ये है 1 by V naught Km by Vmax into substrate plus 1 by Vmax। जैसे ही इसके अंदर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐड होता है तो जो हमारा इक्वेशन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है 1 by V naught equals to Km plus alpha prime substrate into substrate Vmax और into substrate अपॉन में Vmax into substrate। अब इसके अंदर हम सेम जैसे हमने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं आगे, डिनोमिनेटर जो एडिशन वैल्यू है उसको रेजिस्ट करना सबस्ट्रेट से, सबस्ट्रेट अलग हो जाएगा, तो इट बिकम्स 1 by V naught equals to Km by Vmax into substrate and alpha prime upon में Vmax। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम सेम बोलेंगे y equals to mx plus c, जिसके अंदर हमारे x एक्सिस क्या आ जाएगी 1 by सबस्ट्रेट, y एक्सिस हमारी आ जाएगी 1 by V naught एंड हमारा आ जाएगा स्लोप Km by Vmax। अब इसके अंदर क्या है, हमारा दोनों में स्लोप तो सेम है विदाउट इनहिबिटर एंड विद इनहिबिटर स्लोप सेम है। जो पैरेलल लाइन होंगी स्ट्रेट लाइन विद एक्स इंटरसेप्ट एंड अ वाई इंटरसेप्ट। इसके अंदर हुआ क्या है, इसके अंदर जो हमारा वाई इंटरसेप्ट है ना वो स्लोप सेम रहेगा, पैरेलल लाइन आ जाएगी और वाई इंटरसेप्ट इसके अंदर हमारा इंक्रीज हो जाएगा, it becomes alpha by Vmax from 1 by Vmax। x इंटरसेप्ट इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ देखा होता है, यानी लेस नेगेटिव हो गया, सॉरी मोर नेगेटिव हो गया, यानी कम हो गया इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं, चलो दो पैरेलल लाइन है, इसके अंदर x इंटरसेप्ट नेगेटिव मोर नेगेटिव साइड शिफ्ट हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। Km होता है हमारा वो भी डिक्रीज होता है एंड Vmax भी डिक्रीज होता है। इसके अंदर से स्लोप सेम रहता है, रेस्ट ऑफ द जो Km Vmax है और इसके अंदर जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो इंक्रीज होता है
और जो एक्स इंटरसेप्ट है वो हमारा अल्फा प्राइम बाय के एन हो जाता है, मोर लेंथ शिफ्ट हो जाता है, यानी मोर नेगेटिव। इस तरह के एंड डी दोनों डिफरेंस होंगे, सॉरी डिक्रीज होंगे दोनों ही वैल्यू इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक तरीके से इनहिबिटर होता है जो बाइंड कर सकता है थ्री एंजाइम से टू फॉर्म एंजाइम एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स, और ये बाइंड कर जाता है टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से भी इससे। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें, प्लॉट ये हमें बनाना है, तो इसका प्लॉट ऐसा, इसके अंदर लाइन दो स्ट्रेट लाइन्स आती हैं दैट बोथ विदाउट इनहिबिटर एंड प्लस इनहिबिटर विद इनहिबिटर ये मीट करती हैं एट एक्स एक्सिस और एक्स इंटरसेप्ट। इस समय क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट सेम रहता है, वाई इंटरसेप्ट इस केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर इंक्रीज हो जाता है, लेकिन इसमें वीनेक्स डिक्रीज हो जाएगा अगर इसके और केम हमारे इसके अंदर सेम रहता है और स्लोप इंक्रीज होगा। नाउ लेट्स see another question, that is to differentiate between competitive and non-competitive inhibition। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा था कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का ग्राफ एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का प्लॉट कि कैसे कहाँ, मतलब विदाउट इनहिबिटर कितना चेंज होता है पी मैक्स, मतलब विद इनहिबिटर कितना चेंज होता है पी मैक्स में, के एम में, in case of competitive inhibition and in case of non-competitive inhibition। तो हम इसका डिफरेंस देखते हैं। एज वी नो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव जो इनहिबिटर्स होते हैं वो रिजेंबल करते हैं एक्चुअल सबस्ट्रेट को, जो एंजाइम का एक्चुअल सबस्ट्रेट होता है, और ये क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं टू द एक्टिव साइड ऑफ द फ्री एंजाइम। यू कैन सी दे बाइंड टू द फ्री एंजाइम हियर, while non-competitive inhibitors बाइंड करते हैं फ्री एंजाइम, जो एक्टिव साइड होती है फ्री एंजाइम की उस पर भी, और जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है उस पर भी। अगर हम सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखें तो ये ऐसे बाइंड करता है लाइक एक्टिव साइड पे बाइंड करेगा फ्री एंजाइम पे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में, जिसका ना एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। एंड KI क्या होता है, हमारा बाइंडिंग कांस्टेंट होता है फॉर एंजाइम एंड इनहिबिटर वाइल इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये मतलब फ्री एंजाइम से भी बाइंड कर रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। इनकी इक्वेशन में क्या चेंज आता है, जो हमारी एनएम इक्वेशन होती है उसमें ये चेंज आता है कि Vmax इनटू सबस्ट्रेट अपॉन में अल्फा Km प्लस सबस्ट्रेट हो जाता है, वाइल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में दोनों ही एक अल्फा प्राइम गैप और अल्फा गैप, V naught equals to Vmax into substrate upon में अल्फा Km प्लस अल्फा प्राइम सबस्ट्रेट। इसके अंदर क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमारा अल्फा इंक्रीज हो जाता है, मतलब हमारा Km इंक्रीज हो जाता है बाय अल्फा टाइम्स। लेकिन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में जैसे हमने ग्राफ में देखा था कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, अभी हमने ग्राफ पीछे देखा था तो इसका ग्राफ ऐसा आता है कि विदाउट इनहिबिशन एंड विद इनहिबिशन दोनों की जो लाइंस होती हैं वो एक्स इंटरसेप्ट पे मिलती हैं, यानी एक्स इंटरसेप्ट सेम रहता है इसके अंदर, तो Km रिमेन्स चेंज। वाइल इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन हमारा Vmax इसमें अनचेंज रहता है, और इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन डिक्रीज हो जाता है अल्फा हमारा Vmax, या सॉरी सॉरी ये हमारा डिक्रीज हो जाता है। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में हमें तो पता है कि मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम से बाइंड कर जाता है इनहिबिटर, जो सबस्ट्रेट को बाइंड करना चाहता उसकी जगह इनहिबिटर बाइंड कर जाता है। तो एक तरीके से ना ये जो हमारा इनहिबिटर होता है वो कंपीट करता है इस सबस्ट्रेट से टू बाइंड टू एंजाइम। अगर इसकी इनहिबिशन ओवरकम हो जाता है बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो क्वेश्चन है, ये जो पॉइंट है, ये ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट वेदर इट्स ट्रू और फॉल्स
विद जस्टिफिकेशन। ऐसे क्यों होता है? देखो, जितने ज्यादा हमारा सबस्ट्रेट का हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, जैसे ही हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे, मोर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स आएंगे, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स वो एक तरीके से compete करेंगे किसके साथ? इनहिबिटर के साथ। और एक तरीके से सबस्ट्रेट जो है ना आउट नंबर कर जाएगा इनहिबिटर को और एंजाइम के साथ बाइंड कर जाएगा, हमारा एंजाइम नॉर्मली वर्क करेगा। While in case of non-competitive inhibition, this inhibition cannot be overcome by increasing substrate concentration. Now let's look at the examples. Here in case of competitive inhibition, we have a competitive inhibitor, allopurinol of xanthine oxidase, that inhibits the activity of xanthine oxidase and prevents formation of uric acid. And most common one, methanol poisoning. When alcohol dehydrogenase methanol के साथ react करता है, ये क्या फॉर्म करता है? ये फॉर्म करता है एक तरीके से फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, टॉक्सिक कंपाउंड है। वाइल अगर इथेनॉल इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये बाइंड करता है अल्कोहल डिहाइड्रोजन के साथ, तो ये एसिटाल्डिहाइड फॉर्म करता है। देन इन केस ऑफ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन वी हैव कैपेसिटेटिन दैट इज द इनहिबिटर ऑफ रेनिन। अब आप जब इसका डिफरेंस लिखोगे, आप इन दोनों के प्लॉट्स भी बनाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ मैंने इसलिए नहीं समझाया आपको क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में देख चुके हैं। दूसरा डिफरेंशिएट जो हमें करना है, तो मतलब दूसरा डिफरेंस, डिफरेंशिएट बिटवीन रैंडम एंड ऑर्डर्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये अभी हमने वही कि हमने पहले बाइसब्स्ट्रेट रिएक्शन में भी से देखा था कि बाई टू जो था उसका, उसमें that it is very simple ordered सिंगल किस तरह सबस्ट्रेट बाइंड करता है सीक्वेंस में, while रैंडम सीक्वेंस डिस्प्लेसमेंट सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं रैंडमली। ऑर्डर्ड में क्या होता है? प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर में, while in case of random sequence random single displacement reaction प्रोडक्ट्स किसी भी ऑर्डर में रिलीज हो सकते हैं। जैसे पहले अगर हम ऑर्डर में देखें कि एंजाइम पहले एक एंजाइम के साथ फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड करना है, देन बी, फिर एक टर्नरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स कैटालिसिस के बाद तो फर्स्ट प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है, देन सेकंड प्रोडक्ट। लेकिन अगर दूसरी साइड देखें तो इसके अंदर पहले ए भी बाइंड कर सकता है या बी भी बाइंड कर सकता है। इसमें पहला प्रोडक्ट पी भी रिलीज हो सकता है, ये क्यू भी रिलीज होता है रैंडमली। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंड क्रिएटिन काइनेज। इसके अंदर आपको जो भी डिफरेंस पूछे जाएगा क्वेश्चन में, आपको पूरा बताना होगा। जो भी पीछे क्वेश्चन में हमने देखा था कि कैसे एनिडी लैक्टेट पायरुवेट आता है, फिर पहले एनिडी एच आता है, फिर पायरुवेट आता है। ऐसे ऐसे आपको क्रिएटिन काइनेज का बताना होगा, एटीपी क्रिएटिन वाला जो हमने पूरा फ्लो चार्ट देखा था पीछे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड irreversible inhibitors. As we have discussed earlier about non-competitive inhibition, competitive inhibition and अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ये तीनों जो हैं वो एग्जांपल किस चीज के हैं? टाइप्स हैं, इस तरीके से टाइप्स हैं ये रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स जो होते हैं वो हमारे वीकली बाउंड होते हैं थ्रू नॉन कोवलेंट इंटरेक्शंस, या फिर ये एंजाइम से वीकली बाउंड होते हैं थ्रू नॉन कोवलेंट इंटरेक्शन। इसलिए ये जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो डिसोसिएट हो जाता है क्विकली। On the other hand, irreversible inhibition is tightly bound to enzymes through covalent interactions. ठीक है, which makes it difficult to dissociate, or it to dissociate very slowly, takes long time. So now let's discuss about the types of the reversible inhibitors. Other reversible inhibitors, they are competitive inhibitors, non-competitive inhibitors and uncompetitive inhibitors. यहाँ लिखा हुआ, मतलब आप हेडिंग से परेशान नहीं होइएगा कि यहाँ रिवर्सिबल इनहिबिशन लिखा हुआ है, सॉरी, ये रिवर्सिबल क्वेश्चन में तो इनहिबिटर्स मेंशन है, ऐसा कोई नहीं है। मतलब एक ही बात होगी, आप उसके इनहिबिशन की बात करना, वो इनहिबिटर्स है। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम
इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के टाइप्स देखें, होते हैं ग्रुप स्पेसिफिक रिएजेंट्स, सबस्ट्रेट एनालॉग्स एंड सुसाइड इनहिबिशन। सुसाइड इनहिबिटर्स को हम मैकेनिज्म बेस्ड इनहिबिटर्स भी बोलते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर के इनहिबिटर में क्या होता है कि जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है ना, हम एंजाइम को मतलब एक तरीके से रिवर्स कर सकते हैं हम रिएक्शन को, ये जो एंजाइम और इनहिबिटर्स को पॉसिबल है। जैसे इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, अगर हम सबस्टेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, मोर सबस्टेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो आप कंप्लीट कर देते हैं एक तरीके से इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स को एंड अगेन बाइंड टू द एक्टिव साइड ऑफ द एंजाइम। किसमें? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में। लेकिन इसमें ऐसा पॉसिबल है नहीं। इसका ना एंजाइम रिकवर, मतलब एंजाइम एक तरीके से रिकवर बैक नहीं हो सकता, मतलब रिवर्स नहीं हो सकता इसके अंदर रिएक्शन। इफ यू लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ reversible inhibitors, these are allopurinol as discussed earlier and methanol poisoning. If we look at the examples of irreversible inhibitors, they are penicillin. पेनिसिलिन क्या करता है? पेनिसिलिन कोवलेंटली मॉडिफाई कर देता है, कोवलेंटली मॉडिफाई करता है किसको? जो हमारी बैक्टीरियल एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज होता है, एंजाइम ट्रांसपेप्टिडेज को एक तरीके से इसको कोवलेंटली बाइंड कर जाता है, स्टॉप कर देता है कि सिंथेसाइज नहीं करे बैक्टीरियल सेल वॉल का। और डायआइसोप्रोपेनॉल, सॉरी, इट इज डाइआइसोप्रोपाइल फॉस्फोफ्लोराइड। ये क्या करता है कि सीरीन रेसिड्यू होता है प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम लाइक आइमोट्रिप्सिन की, उससे बाइंड कर जाता है और एक तरीके से स्टक हो जाता है एंजाइम के साथ, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देता है। यही होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स। नाउ आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आए होंगे। ट्रू एंड फॉल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन of this is diisopropyl fluorophosphate reacts with serine present at the active site of the enzyme and inactivates it. Yes, it is true. It is a true statement. Why? As we know, the diisopropyl phosphofluoridate, ये जो फ्लोरिडेट ये एक तरीके का इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है। इट इज अ काइंड ऑफ इरिवर्सिबल, एक तरीके से इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है जो एंजाइम के साथ स्टक हो जाता है, कोवलेंटली बाइंड कर लेता है। ये एक्चुअली जो काइमोट्रिप्सिन है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। इसके एंजाइम जो एक्टिव साइड है उस पर सीरीन रेसिड्यू होती है, सीरीन रेसिड्यू होता है। सीरीन रेसिड्यू देन बाइंड, ये जो सीरीन रेसिड्यू होता है, ये इसके जो OH ग्रुप होता है, सीरीन रेसिड्यू का OH ग्रुप होता है, उसके साथ बाइंड कर जाता है, कोवलेंट बॉन्ड बना देता है और परमानेंटली ब्लॉक कर देता है, और कैसे इसके अंदर कैसे बॉन्ड बन रहा है? काइमोट्रिप्सिन का सीरीन है, सीरीन का O ग्रुप OH मॉलिक्यूल के साथ एक्ट करता है, परमानेंटली ब्लॉक कर देता है एंजाइम को और इसकी एक्टिविटी को स्टॉप, एक तरीके से स्टक हो जाता है ये एंजाइम के साथ, स्टक विद एंजाइम। हम देखते हैं क्वेश्चन जिसके अंदर हमें रीजन बताना है। ये ट्रू एंड फॉल्स का एक पार्ट है जिसके अंदर है एलोस्ट्रिक एंजाइम्स ओबे MM इक्वेशन, माइकलिस-मेंटन इक्वेशन एट हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि इससे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एलोस्ट्रिक एंजाइम्स। तो एलोस्ट्रिक एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं जिनके अंदर मल्टीपल सब यूनिट्स होते हैं,
they have multiple subunits and multiple active sites are also present. They also have allosteric site to which molecules बाइंड करते हैं, मॉलिक्यूल्स बाइंड करते हैं, या तो वो इनहिबिट करते हैं और इसको रेगुलेट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को एज अ पॉजिटिव रेगुलेटर, मतलब इनहेंस करते हैं या इनहिबिट करते हैं। दे ऑल्सो शो कोऑपरेटिव बाइंडिंग, जैसे हमने हीमोग्लोबिन में देखा होगा कि बाइंडिंग ऑफ वन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल टू वन एक्टिव साइट क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट टू अदर एक्टिव साइट। अब इसका अगर हम काइनेटिक्स देखें तो ये एक सिग्मोइडल ग्राफ इसमें हमें मिलता है। कैसा ग्राफ मिलता है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं रिएक्शन वेलोसिटी वर्सेस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का, तो हमें एक ऐसा ग्राफ मिलता है, ये देखो ये ऑरेंज वाला सिग्मोइडल ग्राफ दैट इज एस शेप्ड, सॉरी। और अगर हम नॉर्मल माइकलिस मेंटन इक्वेशन का ग्राफ देखें काइनेटिक्स का, तो वो तो हाइपरबोलिक कर्व आता है, उसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि इसका ना प्लेट्यू रीजन आ गया। अब एलोस्ट्रिक एंजाइम्स ओबे एमएम इक्वेशन एट हाई कंसंट्रेशन। ऐसा नहीं होता क्योंकि इवन एट हाई कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट पे इनका बिहेवियर जो है ना ट्रूली हाइपरबोलिक नहीं होता, पूरे एमएम इक्वेशन को फॉलो नहीं करते ये। इंस्टेड इनके अंदर एक कर्व में प्लेट्यू रीजन तो आने लगता है, लेकिन फिर भी ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग शो करते हैं, कोऑपरेटिव नेचर शो करते हैं, जिसकी वजह से एंजाइम की एक्टिविटी इन्फ्लुएंस होती है। तो इनका जो काइनेटिक्स होती है ना वो डिफरेंट होती है और ये हाई कंसंट्रेशन पे फॉलो नहीं करते। नाउ लेट्स लुक एट अनदर क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है व्हाट आर सुसाइड इनहिबिटर्स एंड एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। अभी हमने लास्ट पहले डिफरेंस करा था पीछे क्वेश्चंस में, तो हमने इरिवर्सिबल इनहिबिशन देखा था कि उसके अंदर कैसे कुछ इनहिबिटर्स आते हैं और वो कोवलेंट बॉन्ड बना देते हैं एंजाइम के साथ और फिर एंजाइम को परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं, इनएक्टिवेट करते हैं और वो अपना रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर पाता। तो ये भी एक तरीके से यही होता है कि इसके अंदर ये एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ये मिमिक करता है, लेकिन ये एंजाइम के नेचुरल सबस्ट्रेट को कभी सुसाइड इनहिबिटर सबस्ट्रेट लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं और इसके अंदर ना इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाता है। एंजाइम का नॉर्मल रिएक्शन करेगा, वो कैटालिटिक प्रोसेस करेगा, उस प्रोसेस में जो है ना वो कोवलेंट बॉन्ड बना देगा एंजाइम के साथ और वो परमानेंटली इनएक्टिव कर देगा एंजाइम को, इरिवर्सिबली ब्लॉक कर देगा। मतलब आप फिर इसको डिटैच नहीं कर पाओगे एंजाइम से। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो हम देखते हैं पेनिसिलिन। बैक्टीरिया की सेल वॉल हमारी जो होती है ना वो किसकी बनी हुई है, पेप्टिडोग्लाइकन की। तो इसके अंदर जो एक एंजाइम होता है ना वो होता है ट्रांसपेप्टिडेज दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग क्रॉस लिंकिंग बिटवीन द पेप्टाइड चेन्स इन बैक्टीरियल सेल वॉल। जिस तरह से ये सेल वॉल बनती है तो एक आता है पेनिसिलिन जो एक सुसाइड इनहिबिटर होता है। ये एक तरीके से इसके पास ना बीटा लैक्टम रिंग होती है और ये जो एंजाइम होता है ट्रांसपेप्टिडेज इसके सबस्ट्रेट के पास भी बीटा लैक्टम रिंग होती है। तो एक तरीके से सबस्ट्रेट लाइक मॉलिक्यूल बन जाता है और ये एंजाइम से बाइंड कर जाता है। तो एंजाइम से बाइंड कर जाएगा, जब एंजाइम अपना नॉर्मल कैटालिसिस करेगा इसके साथ, तो ये उसके साथ जो है ना कोवलेंट बॉन्ड बना देगा एंजाइम के साथ और इसकी एक्टिव साइट जो है ना उसके साथ बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड और परमानेंटली इनएक्टिव कर देगा एंजाइम को, जिसकी वजह से हमारी सेल वॉल की सिंथेसिस नहीं होगी तो बैक्टीरियल डेथ हो जाएगी, बैक्टीरिया डाइड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट्स कीजिए, टेलीग्राम पर पूछिए, किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर बताइए। आगे बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली इस काम को करेंगे और भी ज्यादा चीजों को इंप्रूव करेंगे, कंटेंट क्वालिटी हर चीज को इंप्रूव करेंगे विद टाइम। और बाकी उसमें आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों की राय बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके अकॉर्डिंगली फिर चीजों को जो है वो कस्टमाइज किया जाएगा। तो मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट यूनिट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।